हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आइसबर्ग के बारे में। वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट आइसबर्ग है वो अस्तित्व में आ चुका है, उसका जन्म हो चुका है। तो जानते हैं कि उसकी जन्म धरती है कहाँ। तो ये जो आइसबर्ग है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग, इसकी जन्म धरती है अंटार्कटिका। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अंटार्कटिका के बारे में, थोड़ा बहुत जानेंगे और कंप्लीट डिटेल से जानेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग के बारे में। तो इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अंटार्कटिका की आखिर लोकेशन कहाँ पर है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो हमें होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आ गया अंटार्कटिका का जो मैप है, ये हम ग्लोब में देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है। ये जो पहला ग्लोब है, इसमें बिल्कुल जो दक्षिणी छोर है ये अंटार्कटिका है। यानी कि ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब का जो सदर्न पोल है, ये यहाँ पे लोकेशन है आपके अंटार्कटिका की। और ये कम्प्लीटली व्हाइट शीट है, यानी कि कम्प्लीटली ये बर्फ से कवर है। ठीक है, तो बर्फ से कवर है और ये कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है और साथ ही ये फ्रिज्ड कॉन्टिनेंट है, कम्प्लीटली फ्रिज्ड जोन है। ठीक, अब इसके बारे में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये वाला अगर ग्लोब आप देखते हैं तो यहाँ पे इसका जो नक्शा है, इसकी जो बाउंड्री है, काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसके एरिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अच्छा खासा एरिया है इसका। इसका जो एरिया है 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। और वर्ल्ड के जो सबसे ज्यादा ड्राई प्लेसेस हैं वो भी हमें अंटार्कटिका में ही देखने को मिलते हैं और इसीलिए इसे ड्राई वैलीज भी कहा जाता है। और 99% अंटार्कटिका जो है ये कम्प्लीटली बर्फ से ढका हुआ है। और जिन ग्लेशियर्स ने इस कॉन्टिनेंट को बर्फ से ढका है, हम उसे आइस शीट कहते हैं। ये जो अंटार्कटिका में मौजूद आइस शीट है, अगर इसकी हम एवरेज थिकनेस के बारे में बात करते हैं तो ये अराउंड 1.6 किलोमीटर की है। और अगर हम पूरे धरती पे मौजूद पानी के बारे में बात करें तो उसका 70% जो है वो अंटार्कटिका में ही मौजूद है। तो चलिए एक और इंटरेस्टिंग बात जानते हैं कि पृथ्वी पे यानी कि अर्थ में जो भी टाइम जोन है, वो सारे टाइम जोन जो है ये अंटार्कटिका में आकर मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वाले ग्लोब में खास करके कि यहाँ पे ये जो लॉन्गिट्यूड नजर आ रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूड जो है ये टाइम जोन को डिफाइन करते हैं। और ये सारे लॉन्गिट्यूड जो है अर्थ के दोनों पोलों पे आकर मीट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो साउथ में हमारा अंटार्कटिका है, यहाँ पर सारे टाइम जोन जो है वो आकर मिलते हैं। एक और क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि आखिर अंटार्कटिका है किसका। हु ओन्स अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका का कोई ओनर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि 1959 में 12 देशों ने पीसफुल रिसर्च एक्टिविटी के लिए अंटार्कटिका को चुना था और अंटार्कटिका ट्रीटी पर सिग्नेचर किए थे। लेकिन अभी के प्रेजेंट टाइम में इस अंटार्कटिका ट्रीटी पर 48 कंट्रीज ने सिग्नेचर किए हैं। और इस हिसाब से ये सारी कंट्री जो हैं ये अंटार्कटिका पर पीसफुली रिसर्च करने के लिए अलाउड हैं। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग के बारे में। तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट आइसबर्ग को जानने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि आइसबर्ग एक्चुअल में होता क्या है। इसे हम हिंदी में हिमशैल कहते हैं या हिमशिला कहते हैं। ठीक है, तो ये आइसबर्ग जो होते हैं ये ग्लेशियर से सेपरेट हुए रहते हैं, ये ग्लेशियर से टूटकर अलग होते हैं और बहुत बड़े पीस होते हैं ये आइस के। और ये फ्रेश वाटर का सोर्स है। ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि ग्लेशियर क्या है, सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। तो आइसबर्ग के बारे में हम बताएं कि ये जो आइसबर्ग है ये आखिर ग्लेशियर से जो टूटकर अलग होते हैं, तो ये दो वजह से, जो दो कॉमन वजह है वो मैं बता दूं कि आखिर ये कैसे अलग होते हैं। तो एक जो वजह है ये है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ये ग्लेशियर से सेपरेट हो जाते हैं, टूटकर अलग हो जाते हैं। और दूसरा जो रीजन है वो है ग्लेशियर वर्क का। तो ग्लेशियर जिस तरीके से इरोजन करता है, डिपोजिशन करता है, तो ये जो ग्लेशियर की एक्टिविटी है इसे हम ग्लेशियर वर्क कहते हैं। तो ग्लेशियर वर्क की वजह से भी ग्लेशियर में से बड़ा सा पीस जो है आइस का वो टूटकर सेपरेट हो जाता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, आइसबर्ग कहते हैं। ये माउंटेन ऑफ आइस आप इसको ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। आइसबर्ग के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जितना विजिबल है उससे कहीं ज्यादा ये इनविजिबल है। जितना पोर्शन हमें आइसबर्ग का ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, उसका 9th पोर्शन जो है, 9 गुना भाग जो है ना, ये बिल्कुल पानी के अंदर रहता है, यानी कि ओशियन के अंदर रहता है। 1912 में जो टाइटैनिक का हादसा हुआ था, वो हादसा जो है आइसबर्ग के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि आइसबर्ग जो है किस तरीके से ओशियन में एक्सीडेंट कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये दिखने में जितने खूबसूरत नजर आ रहे हैं, ये उतने ही ज्यादा डेंजरस भी होते हैं।
ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग है इसका नाम है A76। तो A76 जो है ये पहली बार ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने इसका पता लगाया था, और मैरीलैंड में जो यूएस नेशनल आइस सेंटर है उसके द्वारा कॉपरनिकस सेंटिनल-1 जो है उसने इसकी इमेजेस को कैप्चर करके इस चीज की पुष्टि की थी कि इस तरीके का आइसबर्ग जो है ये अस्तित्व में आया है, और इस काम के लिए जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया गया था। वेडनेसडे के दिन जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसने ये बताया कि स्पेन का जो मोलार्का है, तो देखिए दोस्तों उसको मोलार्का भी बोलते हैं और मोजार्का भी बोलते हैं, लेकिन बात एक ही चीज के बारे में हो रही है। तो उससे भी बड़ा जो बर्फ का टुकड़ा है वो एक बहुत ही बड़ा बर्फ का जो स्लैब है वो अंटार्कटिका का जो जमा हुआ किनारा है वहां से टूटकर वहां से बहकर वेडल सी जो है उसमें जाकर गिर गया था, और आज जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग के रूप में सामने आया है। चलिए इस इमेज में जो है बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा इस आइसबर्ग के बारे में। तो ये जो आइसबर्ग है जिसका नाम है A76 आइसबर्ग, तो ये है यहाँ पे रॉन आइस शेल्फ। तो ये रॉन आइस शेल्फ जो है इससे ये टूट कर सेपरेट हुआ है, और ये देख सकते हैं कि फ्लैटेड पाइप की तरह हॉरिजॉन्टल यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये गिरा है आपका वेडल सी। तो ये जो है ये आपका वेडल सी है, इसी वेडल सी में ये रॉन आइस शेल्फ से टूटकर सेपरेट होकर यहाँ पे गिरा है, और ये है आपका मोजोर्का आइलैंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज जो है काफी क्लियर है। और उसके बाद से हमें एक और चीज जो है यहाँ पे नजर आ रही है, एक और चीज नजर वो आ रही है कि ये जो हिमखंड है, ठीक है, ये जो आइस बर्ग है आपका, इसके ऊपर जो है कुछ लंबी लंबी जो धारियां हैं, यानी कि जो लाइन है, स्क्रैचेस हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रैचेस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और ये हॉरिजॉन्टल स्क्रैचेस जो है ये दबाव के चलते हुआ है, यानी कि जो प्रेशर पड़ा है हिमखंड जो था रॉन आइस शेल्फ उससे अलग होने के दौरान जो प्रेशर क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे साफ साफ जो है वो दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसके एरिया के बारे में बात करें तो इसका एरिया 4320 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि जो मलोरका आइलैंड है उसका एरिया 3640 स्क्वायर किलोमीटर है। और अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 175 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर है। और भारत का जो दिल्ली है ये भारत के दिल्ली से 3 गुना बड़ा है। साथ ही यूएसए का जो रोड आइलैंड है वो भी इससे छोटा है, जिसका एरिया सिर्फ 2678 स्क्वायर किलोमीटर है। इससे पहले जो सबसे बड़ा आइसबर्ग था वो था A23A, जिसका एरिया 3380 स्क्वायर किलोमीटर था, और ये भी वेडल सी में ही फ्लोट कर रहा है। लेकिन प्रेजेंट में A76 जो है ये लार्जेस्ट आइसबर्ग हो गया है, और ये भी जो है वेडल सी में ही फ्लोट कर रहा है। फिलहाल ये फ्लोट है, इस वजह से सी लेवल जो है उसका बढ़ने का उम्मीद जो है वो नहीं है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के जो साइंटिस्ट है उनका ऐसा मानना है कि इस तरीके से ग्लेशियर से ये जो आइसबर्ग टूट कर अलग हो रहे हैं, इनके पीछे ग्लोबल वार्मिंग का रीजन जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि समुद्री जल जो है इसमें टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, और इस वजह से अंटार्कटिका का खास करके जो वेस्टर्न पोर्शन है वो ज्यादा अफेक्टेड हुआ है, और वहां पे बड़े बड़े ग्लेशियर जो हैं वो टूटकर समुद्र में गिरे हैं। तो इस तरीके से ये जो टूटते हुए आइसबर्ग की घटनाएं हैं ये मानव जाति के लिए तो बहुत बड़ा खतरा पैदा कर ही रही हैं, क्योंकि ये जो आइसबर्ग है ये कभी भी स्विम करके किसी आइलैंड से टकरा सकते हैं, या फिर वहां पर जो लाखों पेंगुइन या सील है या जो भी आपके समुद्री जीव है उनको भी ये हार्म कर सकती हैं, उनके भी खाने पीने में ये दिक्कतें जो हैं वो पैदा कर सकती हैं। समुद्री यात्रा जो है उन समुद्री यात्रा में भी ये जो है हर्डल क्रिएट कर सकती है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टूटते हुए ग्लेशियर जो हैं इन्होंने 1880 से लेकर अगर हम अब तक की बात करें तो ओशियन का जो वाटर लेवल है यानी जो सी लेवल है उसे 9 इंच तक बढ़ा दिया है। और अभी जो A76 आइसबर्ग है उसकी वजह से सी लेवल जो है उसके बढ़ने की आशंका जो है फिलहाल तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो भी वजह है उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड सपोर्ट।